देखिए, जब कभी भी हमारे बोलने की आज़ादी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए या उस पे बंदिश लगाने की कोशिश की गई, हमने अदालतों की तरफ अपने आप को मोड़ा है और अदालतों ने ये तय किया कि हमारे अभिव्यक्ति की आज़ादी पे या स्वतंत्रता पे कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकता। लेकिन जब अदालतें ही हमारे ज़ुबान पे टेप लगाने का काम करें, तो क्या इस पे हम चर्चा करके अदालतों की अवमानना कर रहे हैं? हमें डरना चाहिए इन चीज़ों से, क्योंकि वर्तमान में प्रशांत भूषण के एक टिप्पणी या एक ट्विटर पे उपजे विवाद के क्रम में जिस तरह से कोर्ट ने संज्ञान लिया और उन्हें दोषी ठहराया है, मुझे लगता है कि इस पे चर्चा स्वाभाविक है। क्या वाकई उन्होंने जो टिप्पणी की थी वह अदालत की अवमानना में आता है? उनके किसी चित्रण या उनके किसी बात या लेख के द्वारा अदालत के गरिमा को ठेस पहुंचा है? अदालती कार्रवाई में कोई बाधा हुई है? दरअसल में ब्रिटिश राज व्यवस्था से पैदा हुई यह अदालती या यह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रणाली जो है, ब्रिटिश राजशाही ने राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपने तरीके से एक एक्ट लाके इसमें कोर्ट की अवमानना को जोड़ा था। वो तय करता है कि आप कम से कम कोर्ट के मामले में अपनी दखलंदाजी ना करेंगे। सवाल यह है कि क्या आज भी वाकई हमारे ऊपर इस तरह से बंदिश लगाने की ज़रूरत है? हम समझ नहीं पाए हैं। क्या कोर्ट की अवमानना करते हैं या कोर्ट के किसी भी डिसीजन या किसी भी उनके आदेश की अवमानना करने की क्षमता है? मुझे लगता है कि नहीं। ये सवाल इसलिए बेमानी है क्योंकि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार करे। हाल फिलहाल में हमने देखा है कि इतनी बड़ी एक इशू राम मंदिर के ऊपर दो समुदायों के बीच में इतने लंबे अरसे से चलता आ रहा एक मसला कितनी आसानी से निपट गया और लोगों ने इसके बारे में चूँ शब्द बोला भी नहीं। इसका मतलब ये है कि हम इतने परिपक्व जरूर हो गए हैं कि अदालती या कोर्ट के कार्रवाई या कोर्ट के किसी डिसीजन पे हम अपना कोई मंतव्य व्यक्त नहीं करते और उसे सर माथे पे रखते हैं। लेकिन क्या एक टिप्पणी, इतनी बड़ी टिप्पणी है जिसके टिप्पणी की वजह से या जिस पर टिप्पणी की वजह से अदालत की या माननीय न्यायालय की अवमानना का केस बनता हो? लंबी चर्चा है, बहुत सारे प्रबुद्धजन हैं। मुझे लगता है कि चर्चा चलती रहनी चाहिए। भूषण को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवमानना के मामले का दोषी माना है। उनके ऊपर अवमानना के दो अलग अलग मामले चल रहे हैं। दो ट्वीट के मामले पर 14 अगस्त को उनको दोषी मान लिया गया, जिसके ऊपर 20 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी, जबकि 2009 के एक मामले के ऊपर 17 अगस्त को सुनवाई हुई और इस मामले में अगली सुनवाई 24 अगस्त को होनी है। यानी 2009 का मामला अभी लंबित है। लेकिन मुख्य विषय वस्तु यह है कि इसमें अचानक से अवमानना का मामला पूरा चर्चा में गर्म हो चुका है। अवमानना को लेकर 1971 का एक कानून है, अवमानना कानून 1971, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अवमानना का दोषी साबित होता है तो उसको अधिकतम 6 माह की सजा तथा 2,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है या फिर दोनों में से कोई एक सजा हो सकती है। लेकिन अब बहस का मुख्य मुद्दा यह है कि हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत अवमानना को शामिल किया गया है। लेकिन कहा गया है कि उस मामले पे जब 19(1)(a) पे कोई प्रतिबंध लगेगा तो वह युक्तियुक्त यानी रीजनेबल होना चाहिए। प्रशांत भूषण का कहना है कि अगर न्यायपालिका के एक बड़ा मुद्दा को बड़ा व्यापक परिप्रेक्ष्य में अगर वो उठाते हैं तो वैसे स्थिति में उसको अवमानना का मामला नहीं कहना चाहिए। इस मामले को लेकर न्यायविदों की राय भी बटी हुई है। लेकिन प्रशांत भूषण बार बार एक चीज कह रहे हैं कि भारतीय संविधान न्यायविद जजों के लिए महाभियोग की व्यवस्था करता है और महाभियोग के पहले जज के ऊपर आरोप लगाना होगा। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल बार बार उठता है। इस मामले को लेकर कई सारे न्यायविद अमेरिका के 1941 का स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया केस का जो निर्णय है उसमें ह्यूगो ब्लैक जो काफी सुप्रसिद्ध जज थे, उन्होंने अवमानना को लेकर बयान दिया था। उस केस में वो ये था कि अवमानना के माध्यम से न्यायालय इज्जत नहीं पा सकते। न्यायालय को इज्जत पाने के लिए कार्यक्षमता पर ध्यान देना चाहिए और अपने आलोचनाओं को सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे मामले हैं। भारत में भी इस समय उसको इसी रूप में देखा जा रहा है। यह बहस अभी इस समय काफी गर्म है कि क्या अवमानना का गलत प्रयोग हो रहा है या इसका सही प्रयोग हो रहा है, क्योंकि व्यापक परिप्रेक्ष्य में 19(1)(a) और अवमानना इन दोनों के बीच में क्या रिश्ते बनेंगे, ये बहुत देखने लायक चीज।